ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फूड चैन यानी खाद्य श्रृंखला पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि फूड चैन, फूड वेब में क्या फर्क होता है, कौन सा पिरामिड क्या है और लिंडमान का नियम वगैरह क्या था, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं इकोलॉजी या इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं कि इकोलॉजी। इकोलॉजी या इको सिस्टम, इकोलॉजी या इको सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी या इको सिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि इंडिविजुअल क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं या कम्युनिटी क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इन सब के बारे में समझेंगे यहाँ पर हम। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोसिस्टम इसे कहते हैं और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है ना। तो देखो, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारा बाहरी जो परिवेश है, आउटर एनवायरनमेंट, इसमें जिंदा चीजें भी रहती हैं और मुर्दा चीजें भी रहती हैं। मुर्दा मीन्स मरे हुए चीजें भी रहती हैं। तो मैं यूं कहूं कि हमारा जो आउटर एनवायरनमेंट है, इसमें हमें जिंदा जिंदा को हम कहते हैं लिविंग और मरे हुए को हम कहते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी जिंदा चीजें भी हैं, लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी मरी हुई चीजें भी हैं। अब बायोलॉजी में हम नॉर्मल टर्म तो यूज कर देते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, लेकिन बायोलॉजी में इसे टेक्निकल टर्म में लिविंग को कहते हैं बायोटिक। बायोटिक क्या कहते हैं? बायोटिक। और नॉन लिविंग को कहते हैं ए बायोटिक। ए बायोटिक, ए बायोटिक। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। देखो कि हमारे, सबसे पहले समझो कि हमारे जो बाहरी परिवेश है, आउटर एनवायरनमेंट है, वहां पर लिविंग थिंग्स भी रहती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। जैसे मैं कहूं कि आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखाई देगा कौवा, मक्खी, मच्छर, मछली, है ना, जो है कोई जानवर, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, जितने भी पशु, पक्षी, इवन पेड़ जो है, चाहे आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, जितने जिंदा चीजें दिखाई देती हैं उन्हें हम कहेंगे लिविंग थिंग्स या बायोटिक। बायोटिक। और वहीं पर अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे पानी। पानी क्या है? नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है। जमीन, जमीन क्या है? नॉन लिविंग है। पहाड़, पहाड़ क्या है? नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है, इसे हम अबायोटिक कहते हैं। तो आप देखते हो तो आपको अपने चारों तरफ ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती हैं। तो जब कभी भी इन दोनों को हम मिला देते हैं, यानी कि एक ऐसा वातावरण जहां पर हमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजें एक साथ दिखाई दे, तो उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी इनका रिलेशन कैसा होगा कि देखो, जैसे एक है, ये है बायोटिक, बायोटिक, और दूसरा है अबायोटिक। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे इकोलॉजी या इको सिस्टम। इको सिस्टम, इको सिस्टम, जिसमें हमें बायोटिक यानी जिंदा और अबायोटिक यानी मरे हुए चीजें भी दिखाई देती हैं। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं पूछूं कि बताओ, जो पानी है, जैसे कि
तो मान लो इसमें पानी है। पानी क्या है? बायोटिक या अबायोटिक? अबायोटिक है। लेकिन इसी पानी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं मछलियां। तो मछली क्या है? मछली क्या है? बायोटिक या अबायोटिक? बायोटिक। इसी पानी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कुछ घास। घास क्या है? बायोटिक या अबायोटिक? बायोटिक। ठीक है, बायोटिक। तो हम यूं कहेंगे कि अगर हम इसको ऐसे मिला दें, जहां पर पानी क्या है? अबायोटिक, मछलियां और घास, घास क्या है? बायोटिक। तो ये एक क्या हो गया? ये एक इकोसिस्टम हो गया। इसे हम वाटर का इकोसिस्टम कहते हैं कि भाई वाटर का इकोसिस्टम है। उसी तरीके से अगर हम जमीन की बात करें, जैसे जमीन है, जमीन पर किसी का घर होगा, है ना? किसी का घर होगा, यहाँ पर जो है कुछ पेड़ होंगे, कुछ पेड़ होंगे, यहाँ पर कोई जानवर होगा, मान लेते हैं कि कुत्ता है, कोई जानवर है, ठीक है, या कोई इंसान है, ठीक है, इंसान है कि नहीं? तो अब बताओ, जमीन अबायोटिक है, घर अबायोटिक है, लेकिन इंसान बायोटिक है, कुत्ता बायोटिक है, पेड़ पौधे बायोटिक है। तो इसे हम मिला देंगे, ये भी क्या हो गया? एक तरीके का इकोसिस्टम। इसे हम कहेंगे ये लैंड इकोसिस्टम है। लैंड इको सिस्टम है, लैंड इको सिस्टम है। इसे हम क्या कहेंगे? वाटर इको सिस्टम है। वाटर इको सिस्टम है। समझ में आ रहा है? वाटर इको सिस्टम है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हवा है, मैं ऐसे, हवा तो दिखाई नहीं देता, मैं बस ऐसे बना दे रहा हूं, ये हवा है। इस हवा क्या है? हवा इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ गैस। गैसों का एक समूह है, एक मिश्रण है। अब इस हवा में हमें दिखाई देंगे कुछ फ्लाइज, मधुमक्खी हो गया, कीट पतंगे, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, तितली हो गया, या जो जम्स हो गए, कुछ 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 उड़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े, ये सारे के सारे चीज जिंदा है। इसे हम कहेंगे, ये क्या हो जाएगा? एयर का इकोसिस्टम। यानी हवा में जो एक इकोसिस्टम है, उसमें हवा में अलग अलग गैसें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है ना? और उसके बाद बैक्टीरिया है, फिर कीड़े मकोड़े हैं, बीटल्स हैं या मधुमक्खी हैं। समझ में आ रहा है? तो सारे के सारे मिलकर के क्या बनाएंगे? एक इकोसिस्टम बनाएंगे, एक इकोसिस्टम। तो मोटे तौर पर अगर मैं कहूं कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर हमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों का मिश्रण दिखाई देता हो, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक और अबायोटिक का मतलब समझ में आया ना? बायोटिक टेक्निकल टर्म है, उसका मतलब है कि लिविंग थिंग, जिंदा चीजें, जितनी भी जिंदा है। और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी मरी हुई चीजें हैं, जितनी भी मरी हुई चीजें हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम यूं समझते हैं, जैसे जैसे मैं एक ना डायग्राम, डायग्राम अभी छोड़ो, पहले टेक्निकल टर्म और कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या होता है, उसके बाद ग्रुप या कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, फिर आता है इकोसिस्टम, फिर आता है बायोम, और फिर आता है बायोस्फेयर, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या है। अब किसी भी अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ऑर्गेनिज्म का शुरुआत जो होता है वो कहाँ से होता है भाई? एक सेल से। एक सेल रहेगा, एक सेल से फिर वो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होता है, मल्टीपल सेल बना करके एक ऑर्गन बनता है, और कई सारे ऑर्गन को बना करके एक जीव बनता है। तो हम कहते हैं ऑर्गन से बना हुआ जीव कहलाता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। हम एक जीव में ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हिरन है, हिरन, डियर,
ठीक है, डियर। अगर हिरन अकेला है, अगर हिरन अकेला है तो उसे हम कहेंगे कि वो इंडिविजुअल है। क्या है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है। जैसे मैं यहां दिखाऊं, ये हिरन है, ये हिरन अभी क्या है? अकेले है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इंडिविजुअल कहलाएगा, इंडिविजुअल। लेकिन जैसे ही इसकी तरह और हिरन मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? अपना एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप, है ना? ग्रुप, ग्रुप यानी समूह। दिखाई दे रहा है ये कलर? मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हाँ, ऊपर लिखने की क्या जरूरत है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ ये ग्रुप। ग्रुप यानी समूह, समूह, ठीक है, समूह। अब ये सारे के सारे क्या है? जानवर है, जानवर। अब ऐसे ही कई सारे अलग अलग ग्रुप, जानवरों के ग्रुप मिल जाए, जैसे कि शेर हो जाए, गधा हो जाए, घोड़ा हो जाए, हिरन हो जाए, हिरन। तो जब कई सारे ग्रुप मिल जाते हैं तब वो बनाते हैं कम्युनिटी। क्या बनाते हैं? कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। जैसे अगर मैं इसको लाइव एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, तो ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। अब इसी की तरह और लोग आ जाते हैं, मैं और लोगों को लाता हूं, ठीक है, जैसे इसी की तरह और लोग आ गए, और लोग आ गए, तो ये क्या बन जाएंगे? ये ग्रुप बना लेंगे। इनका एक क्या हो गया? ग्रुप। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये 3 लोगों का ग्रुप है। अब ऐसे ही 3-3 के ग्रुप में या 4-4 के ग्रुप में बहुत सारे अलग-अलग लोग आ जाते हैं। उन कुछ लोगों का खाने का तरीका अलग है, कुछ लोगों का पहनने का तरीका अलग है। हम मान लेते हैं कि ऐसे ही कर करके 10 लोग या 3-3 के ग्रुप में हम 4 ग्रुप ले लेते हैं, तो 3 चौके 12 लोग आ गए यहाँ पे, 12 लोग। और इनको हमने नाम दे दिया जैसे कि हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, या आप मुस्लिम कम्युनिटी, कुछ भी नाम दे दो। मान लेते हैं कि ये हिंदू कम्युनिटी। तो आप अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करो तो हिंदू में भी तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे पंडित ही हैं, सारे के सारे जो है ठाकुर ही हैं, सारे के सारे पासी ही हैं। देखो, जब सेम जाति वाले एक साथ हों तो उन्हें हम कहते हैं ग्रुप, लेकिन अलग अलग जाति वाले एक साथ आ जाएं तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट जाति, हाँ, ये मैं समझाने के लिए। ऐसा मत कह देना कि अच्छा हिंदू कम्युनिटी तो अलग है, मुस्लिम कम्युनिटी तो अलग है। मैं हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ तो हिंदू में आप देखोगे ठाकुर मिलेंगे, जो है पंडित मिलेंगे, वर्मा मिलेंगे, मौर्य मिलेंगे, जो है चमार मिलेंगे, मुसहर मिलेंगे, मतलब अलग अलग कास्ट के लोग आपको मिलेंगे। तो जब अलग अलग कास्ट के लोग अपना ग्रुप बना करके एक साथ आते हैं तो वो क्या बन जाती है? कम्युनिटी, कम्युनिटी। उसी तरीके से यहाँ पर जब अलग अलग ग्रुप के जानवर एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। अब इसी कम्युनिटी में अब जितने भी जानवर है वो सारे के सारे लिविंग है। अब वो जहां पर रहेंगे, मान लो कि मैं यहाँ पर कर दूं, भाई देखो क्या था पहले, आई से इंडिविजुअल, उसके बाद था ग्रुप, ग्रुप के बाद कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी है ये ऐसी जगह पर है जहां पर हमें बायोटिक, मतलब कि ये लोग तो जिंदा है ही, और अबायोटिक, अबायोटिक यानी ये जिस जमीन पर है, लैंड, ठीक है, जिस तालाब के किनारे हैं, पॉन्ड, जिस एनवायरमेंट में है, हवा ले रहे हैं, एयर, ये सारे के सारे अबायोटिक है। और ये कम्युनिटी में जितने भी जानवर है वो सारे के सारे बायोटिक है। तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तब क्या बन जाएगा? एक बड़ा सा समूह बनेगा और इसे हम कहेंगे को सिस्टम, इको सिस्टम, इको सिस्टम, इको सिस्टम, ठीक है, इको सिस्टम।
ऐसे ही जब और इकोसिस्टम मिल जाते हैं, यानी मान लो कि ये इतना बड़ा इकोसिस्टम था, ठीक है, ऐसे ही और इकोसिस्टम मिल गए, ऐसे ही और इकोसिस्टम मिल गए, तो ये इतना बड़ा एरिया हो गया, तो इसे कहेंगे बायोम। क्या कहेंगे? बायोम। बायोम। और अगर ऐसे ही और बायोम मिला दिए जाएं, मान लो कि और ये बायोम आ रहे हैं, और बायोम है, और बायोम आ गए, तो ये एरिया और बढ़ जाएगा, तब ये बायोम कहलाएगा बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। यानी कि बायोम और बायोस्फीयर आर नथिंग बट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ही एक बड़ा जो हिस्सा होता है, विस्तारित हिस्सा जो होता है, उसे हम कहते हैं बायोम या बायोस्फीयर। बायोम या बायोस्फीयर। इतना क्लियर हो रहा है? बायोस्फीयर, स्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में अगर आप देखोगे तो तीनों तरीके के स्फीयर आपको देखने को मिल जाएंगे। तीनों तरीके के स्फीयर कौन कौन से हैं? तो देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है, और यहाँ पर ये पानी है, ठीक है, पानी। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी का घर है, ठीक है, घर है। यहीं पर हम देख लेते हैं इस घर के सामने जो है पेड़ है, कुछ घास फूस है, ठीक है, घास फूस है। उसके बाद ये जो पानी है, पानी में हमें तरह तरह की मछलियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है, तरह तरह की हमें मछलियां देखने को मिल रही हैं, मछलियां हैं। इसी में हमें जो है कुछ पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं, पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हमें, यह हमारा सूरज है, ठीक है, सूरज है। उसके बाद यहीं पर हमें कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बना देता हूँ, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ पक्षी पक्षी उड़ रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ बादल वगैरह हैं, कुछ बादल वगैरह हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हवा चल रही है सारे के सारे, ठीक है, यहाँ पक्षी है। अब देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम इस पोर्शन को, जो पानी वाला हिस्सा है, पानी में हमें एक इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है कि पानी तो नॉन लिविंग है, उसके बाद इसमें मछली है, घास है, सारे के सारे लिविंग है। तो पानी को हम कहते हैं हाइड्रो, टेक्निकल टर्म में हाइड्रो। तो यहाँ का जो स्फीयर बना, पानी का स्फीयर बना, उसे हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और जो ये जमीन है, जमीन को हम कहते हैं लिथ, लिथ यानी पत्थर या रॉक, तो इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, 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 लिथोस्फीयर। और ये जो हवा है, हवा, हवा का जो लेयर होता है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो जब कभी भी हम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों को मिला दें, तब ये बनता है बायोस्फीयर। तीनों को अगर मिला दें तो क्या बनेगा? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। यानी इकोसिस्टम में जो बायोस्फीयर होता है, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग होता है इकोसिस्टम का बायोस्फीयर।
क्योंकि इसमें हमें तीनों तरीके के स्फेयर जो होते हैं, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, सारे के सारे कवर हो जाते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर इसमें सवाल कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि सबसे छोटा इकोसिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, मतलब ऐसा सबसे छोटा पोर्शन क्या है जहां पर हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। तो मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट इको सिस्टम। सबसे छोटा इकोसिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको सबसे छोटा इकोसिस्टम देखने को मिलता है पानी की बूंदों में। मतलब कि पानी की जो एक बूंद होती है ना, उस पानी की एक बूंद में, पानी क्या है? पानी खुद अबायोटिक है, अबायोटिक। लेकिन इस पानी की बूंद के अंदर या पानी में एक डायटम नाम के एल्गी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डायटम, डायटम। ये एल्गी होते हैं, एल्गी। एल्गी समझते हो ना? हम लोग जब प्लांट की स्टडी कर रहे थे तब हमने एल्गी क्या होता है, यानी शैवाल हो गया, सहवाक क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, इन सब के बारे में समझाता है। एल्गी मतलब शैवाल। इसमें डायटम नामक शैवाल होते हैं जो मछलियों के भोजन बनते हैं। मतलब छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं वो इन्हीं डायटम्स को खाते हैं। या कोई इंसान अगर पानी में डूबकर अपने से मरा है तो जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके लंग्स में जब पानी जमा हो गया रहता है तो उसमें देखा जाता है कि क्या उसमें डायटम्स पाए गए हैं, कि इंसान पानी में डूब कर मरा है या किसी ने मार कर फिर पानी में फेंका है। पोस्टमार्टम से वो पता चल जाता है। ठीक है, तो पानी की एक जो बूंद होती है, एक बूंद, ये क्या होती है? वो सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम होता है, क्योंकि इसमें हमें अबायोटिक और बायोटिक डायटम्स क्या रहते हैं, ये प्लांट्स के अंदर आते हैं, तो क्या है? बायोटिक, यानी जिंदा चीजें हैं। तो हमें यहाँ पर अबायोटिक और बायोटिक दोनों देखने को मिल जाती है। तो याद रखना, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम क्या है? पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद। धरती पर कहेगा कि सबसे बड़ा और स्थिर या परमानेंट इकोसिस्टम क्या है? लार्जेस्ट और परमानेंट, लार्जेस्ट एंड परमानेंट इकोसिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो, धरती पर सबसे अधिक क्या है? पानी है। पानी किस में है? ओशियन यानी समुद्र में। और ओशियन का एक एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं? नहीं। क्या ओशियन का पानी खत्म हो सकता है? नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है इस धरती पर वो है ओशियन। ठीक है, ओशियन यानी समुद्र में, ओशियन यानी समुद्र में, ओशियन यानी समुद्र में। लेकिन कहेगा कि इस धरती पर जो जमीन है, जमीन है, जमीन पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? पानी में नहीं, जमीन पर। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ऑन लैंड, जमीन पर। तो जमीन पर जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है वो होता है ग्रास लैंड, घास का मैदान, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड यानी घास का मैदान, घास का मैदान। देखो, हम लोग जो रहते हैं ना, वो हम फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, वो हम घास के मैदान में रहते हैं। घास के मैदान, देखो तीन चीजें होती है नॉर्मली, एक तो रेगिस्तान, उसका दूसरा घास का मैदान और तीसरा जंगल। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डेंसिटी ऑफ ट्रीज, यानी ट्रीज की जो डेंसिटी है, जो पेड़ है वो कितने पास पास हैं, उनकी डेंसिटी पर डिसाइड करता है। अगर पेड़ बहुत पास पास हैं तो उन्हें हम जंगल कहते हैं। पेड़ की डेंसिटी थोड़ी कम है, दूर दूर पर है, तो उन्हें हम जो है ग्रास लैंड कहते हैं। और पेड़ बहुत दूर दूर हैं या है ही नहीं तो उन्हें हम डेजर्ट कहते हैं। तो इंसान जितने भी रहते हैं, इंसान कहाँ रहते हैं? ग्रास लैंड में रहते हैं। और जो ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स वगैरह, वो फॉरेस्ट में रहती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो जमीन है,
जमीन पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रासलैंड। सबसे बड़ा ग्रास लैंड में, सबसे बड़ा ग्रास लैंड में। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके, इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं पिक्चर एक बार दिखा दूं कि जो अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसको अगर पिक्चर के जरिए समझना हो तो कैसे समझोगे। ठीक है, तो कहोगे कि आप पिक्चर दिखाते नहीं हो सर। पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे दिमाग में ज्यादा जल्दी समझ में आता है। देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म बना है वो सबसे पहले क्या होता है कि भैया एटम होता है, फिर एक एटम मिल करके कई सारे एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से एक कोशीय जीव बनेगा, सेल, फिर कई सारे सेल मिल करके एक ऑर्गन बनेंगे और कई सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, यानी इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। अब यही इंडिविजुअल अगर एक साथ आ जाएंगे तो उन्हें पॉपुलेशन या ग्रुप कहते हैं, पॉपुलेशन या ग्रुप कहते हैं। अब जब अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ आए, जैसे यहाँ शेर हो गया, यहाँ जेब्रा हो गया, तो ये पॉपुलेशन जब अलग अलग ग्रुप एक साथ आए तो उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, जानवरों की कम्युनिटी, एक कम्युनिटी हो जाएगा। और जब ये कम्युनिटी ऐसी जगह आ जाए जहां पर हमें मतलब कि पानी भी मिल जाए, हवा भी मिल जाए, जमीन भी मिल जाए, यानी बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजों देखने मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम का बड़ा रूप क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, उससे पहले हालांकि आता है बायोम, फिर बायोम के बाद बायोस्फीयर, बायोम के बाद बायो। तो आई होप कि इतना चीज समझ में आ गई। अगर बायोस्फीयर में आपको दिखाऊं तो देखो, इस बायोस्फीयर में आप देखोगे तो मैंने जो बताया कि भैया पानी वाला सिस्टम है ये हाइड्रोस्फीयर, ये भी कवर हो जाता है। जमीन वाला सिस्टम है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, ये भी कवर हो जाता है। और जो हवा वाला सिस्टम है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ये भी कवर हो जाता है। तो जब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों को मिला देते हैं तब वो कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर समझ में आया? सबसे बड़ा क्या होता है? बायोस्फीयर। बताओ, धरती पर सबसे छोटा इकोसिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? पानी की एक बूंद में। सबसे बड़ा और परमानेंट इकोसिस्टम समुद्र। और धरती पर लैंड जो पोर्शन है, जमीन है, जमीन पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम ग्रास लैंड। ग्रास लैंड यानी घास का मैदान, घास का मैदान। इतना क्लियर हो गया? अब हम कुछ जो है पेड़ पौधों के बारे में समझते हैं और कुछ रिलेशन देखने हैं कि जीवित पेड़ पौधे हो या सजीव हो, मतलब कि निर्जीव हो या सजीव हो, इन सब में एक रिलेशन क्या होता है ना? रिलेशन के बारे में हमें समझना। देखो, जैसे मैं कहूं कि धरती पर हमें अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ पर हमें दो चीजें देखने को मिलती है। क्या? फ्लोरा। फर्स्ट फ्लोरा। फ्लोरा, फ्लोरा से याद रखना फूल। फूल यानी वनस्पति। वनस्पति, फूल किसमें निकलते हैं? वनस्पति, पेड़ पौधों में निकलते हैं। और दूसरे होते हैं फौना। ये टेक्निकल टर्म है, इसको समझ लो। फौना, फौना का मतलब होता है जानवर या जीव जंतु। जीव जंतु, तो इसको याद रखना। फ्लोरा फौना कई बार ये टर्म सुनने को मिलेगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्लोरा से याद रखना फूल, जिसमें फूल निकलता हो वो फ्लोरा है। तो फूल कहाँ निकलते हैं? पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में। तो फ्लोरा मतलब वनस्पति और फौना मतलब जीव जंतु। जीव जंतु। अब ये जो जीव जंतु होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या जो फ्लोरा फौना होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं। अगर मैं इनको लिखूं, फ्लोरा फौना के दो प्रकार। कुछ तो ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं पोषी। स्वयं पोषी, इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ है ना, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ। और कुछ होते हैं जो दूसरों पर जिंदा रहते हैं, उसे कहते हैं परपोषी। परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है? हेटेरोट्रॉफ्स, 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 ठीक है? ओके। अब स्वयं पोषी में
मैंने बताया था कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा, वो किस में आ जाते हैं? स्वयंपोषी में, स्वयंपोषी में। और जितने भी फौना होते हैं, फौना, वो किस में आ जाते हैं? वो परपोषी में आ जाते हैं। यानी जितने भी जीव जंतु हैं वो परपोषी में आ जाएंगे, जंतु परपोषी में आ जाएंगे और वनस्पति स्वयंपोषी में आ जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही अपना खाना सूरज की रोशनी में बना पाते हैं। बाकी चाहे इंसान हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बैल हो, गाय हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों पर, जानवरों पर आश्रित होते हैं, होते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी परपोषी होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हमें पता है। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पर जो आश्रित करने का तरीका है इनका, इनके बीच में हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है, संबंध देखने को मिलता है। तो हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंट रिलेशंस, डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन हेटेरोट्रॉफ्स। यानी पर जो पोषी हैं, पर पोषी, उनके बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है? ठीक है, रिलेशन क्या क्या हो सकता है? तो एक रिलेशन तो ऐसा होता है, एक रिलेशन ऐसा है कि जिसमें दोनों ही जो परपोषी हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जब दो परपोषी एक दूसरे की हेल्प करे तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशन। हिंदी में कहते हैं सहजीविता, साथ साथ जीते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे को फायदा ही पहुंचाते हैं। तो देखो, जब कभी भी हम फायदा कहते हैं तो उसे हम प्लस से दिखाते हैं, जब कभी भी नुकसान कहते हैं तो उसे हम माइनस से दिखाते हैं, और जब कभी भी कुछ नहीं होता है तो उसे हम जीरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये साइन याद रखना, इनका जो सिग्नेचर होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदा रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आप अगर देखोगे कोई भैंस है, भैंस, भैंस के कान में खूंटी जम जाती है, जैसे हमारे इंसानों के कान में खूंटी होती है वैसे भैंस के कान में खूंटी हो जाती है। तो अब भैंस इंसानों की तरह लकड़ी से अपने खूंटी निकाल तो सकती नहीं, इसलिए भैंस क्या करती है? कान को ऐसे स्थिर रख देती है। तो जितने भी कौवा होंगे या पक्षी, छोटे पक्षी जो होते हैं, उसमें आप ले लो कौवा हो गया या कोई छोटी चिड़िया हो गई, ठीक है, छोटी चिड़िया हो गई, आपने देखा होगा कि वो आते हैं और उनके कान में से वो जो खूंटी रहता है वो निकाल निकाल के खा जाते हैं, खूंटी निकाल के खा जाते हैं। तो जब ये पक्षी भैंस के कान में से खूंटी निकाल के खाते हैं तो पक्षियों का पेट भर जाता है और भैंस के कान की सफाई हो जाती है, भैंस के कान की सफाई हो जाए तो भैंस को भी फायदा हो गया और पक्षियों को भी फायदा हो गया। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। और इसमें दोनों को फायदा है, इसलिए इनका जो अ, ये सिंबल है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस प्लस से, प्लस प्लस से, प्लस प्लस से। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि जैसे फूल हो गए, फूल, फ्लावर, और मधुमक्खी, मधुमक्खी, फूल और मधुमक्खी, इन दोनों का रिलेशन कैसा है? सिम्बायोसिस। कैसे? जैसे फूल होते हैं, कई सारे फूल हैं, अगर फूलों के ऊपर मधुमक्खी ना बैठे तो फूलों में परागण, पॉलिनेशन कैसे होगा? है ना, पॉलिनेशन हालांकि हवा के जरिए हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो किसके जरिए होता है? मधुमक्खियों के जरिए या कीट पतंगों के जरिए। और ये फूलों से मधुमक्खियां रस चूस लेती हैं तो मधुमक्खियों का पेट भर जाता है, ये अपना मध बनाती हैं और इन मधुमक्खियों के जरिए फूलों में परागण की क्रिया हो जाती है। तो फूल को भी फायदा, मधुमक्खी को भी फायदा, है ना। उसी तरीके से अगर चाहे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे डक, बत्तख और फिश, बत्तख और फिश,
आप कहोगे कि बत्तख और फिश में कैसे सिम्बायोसिस रिलेशन है? तो देखो, मछलियां होती है पानी में, पानी में उन्हें चाहिए रहता है ऑक्सीजन, उन्हें चाहिए रहता है खाना। और जो बत्तख है, बत्तख पानी में जाते ही वो अपना पैर मारने लगते हैं, पानी में होती है हलचल और हवा में मिली ऑक्सीजन वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। फिर बत्तख उस पानी में जो ऊपर के कीड़े मकोड़े रहते हैं उन्हें खा लेते हैं, खाने के बाद वो बीट करते हैं। बत्तख के बीट में बत्तख के बीट में अमोनिया की मात्रा मिल जाती है, उन्हें नाइट्रोजन मिल जाता है और वो मछलियां खा लेती हैं। मछलियों का पेट भर जाता है, उन्हें पोषण मिल जाता है और मछलियों को पानी में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो मछली को भी फायदा और बत्तख पानी में रहना पसंद करता है, वहां पर उसे कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। कुछ कुछ मछलियों को भी वो चपोक लेता है, तो उस बत्तख को भी जो है फायदा हो जाता है, उसका भी पेट भर जाता है। तो डक और फिश दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? सिम्बायोसिस रिलेशन हो गया, सिम्बायोसिस रिलेशन हो गया। इसी तरीके से होता है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछता है वो होता है लाइकेन और एल्गी। देखो, एल्गी और लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, एल्गी और लाइकेन। एल्गी को हम कहते हैं शैवाल और लाइकोन को हम कहते हैं शैवाक, शैवाक, ठीक है, शैवाक। अब देखो, एल्गी क्या है? इसके अंदर हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है, ये अपना भोजन तो बना लेती है, लेकिन एल्गी एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है, इसलिए वो लाइकेन के पास चली जाती है और लाइकेन के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो भोजन नहीं बना पाता है, तो वो लाइकेन एल्गी से भोजन ले लेता है और एल्गी को रहने के लिए जगह दे देता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास रह जाओ, मेरे पास रह जाओ। तो एल्गी को लाइकेन से क्या मिल जाता है? आवास मिल जाता है और लाइकेन को एल्गी से भोजन मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो यही वाला पूछता है, कहता है कि एल्गी और लाइकेन में कैसा रिलेशन है? क्या सिम्बायोसिस रिलेशन है या कमेंसलिज्म है या पैरासिटिज्म है या सेफरोफाइटिक है? कैसा रिलेशन है? तो भाई कैसा रिलेशन है? सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। मैं एक बार सारे के सारे पहले रिलेशन यहां लिख देता हूं। देखो, रिलेशन क्या क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। देखो, एक तो रिलेशन आपको मैंने बता दिया, सिम्बायोसिस, सहजीविता, साथ साथ जीना, ठीक है, साथ साथ जीना। उसके बाद दूसरा होता है सहभोगिता, साथ में भोग करते हैं, उसे कहते हैं कमेंसलिज्म, कमेन कमेंसलिज्म, ठीक है, सहभोगिता। एक होता है पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म यानी एक एक जो होता है वो दूसरे को चूस लेता है, ठीक है, एक को लाभ होता है और एक को हानि हो जाती है। और एक होता है सेपरोफाइटिक या सेपरोफाइटिज्म, सेपरोफाइटिज्म, ठीक है, ऋतोपजीविता, ऋतोपजीविता। देखो, मैं हिंदी अगर लिखूं, सिम्बायोसिस को कहते हैं सहजीविता, कमेंसलिज्म को कहते हैं सहभोजिता, सहभोजिता। पैरासिटिज्म को कहते हैं परजीविता, परजीविता। और सेफरोफाइटिक को कहते हैं मृतोपजीविता, मृतोपजीविता। ये चार तरीके के रिलेशन होता है, इसमें से पूछता है, ठीक है, चार तरीके के रिलेशन में से पूछता है। तो पहला चीज तो सिम्बायोसिस मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें आपको याद रखना है एल्गी प्लस लाइकेन, ठीक है, एल्गी प्लस लाइकेन। इन दोनों का अगर हम सिंबल बनाए तो क्या होता है? प्लस प्लस, दोनों को ही फायदा होता है, दोनों को ही फायदा होता है। लेकिन सहभोजिता में क्या होता है? एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम उसे प्लस और जीरो से दिखाते हैं, प्लस और जीरो से दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको आर्किड का पौधा बताया था, आर्किड प्लांट। आर्किड का जो पौधा होता है वो दूसरे पेड़ के ऊपर आश्रय ले लेता है, सहारा ले लेता है, उस पर उग जाता है।
लेकिन उस पेड़ से कुछ लेता नहीं है, ना ही उससे न्यूट्रिशन लेता है, ना ही उससे पानी लेता है। वो सारा का सारा चीज, जैसे भोजन बनाना रहेगा तो आर्किड का पौधा भोजन प्रकाश से बना लेता है, फोटोसिंथेसिस करके। और पानी उनकी पत्तियों में, उनकी जो पत्तियां होती है, उनकी पत्तियों में ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो हवाओं में से पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, आर्किड किसी दूसरे पौधे पर कहता है कि सिर्फ मुझे सहारा दे दो, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आर्किड को सहारा मिल गया, आर्किड को क्या मिल गया, सहारा मिल गया, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो दूसरा पौधा रहेगा उसे न तो घाटा हुआ और न ही फायदा हुआ, इसलिए उसको हमने क्या लिखा, जीरो। तो इसे हम कहते हैं सहभोजिता, साथ में भोगना, एक तरीके से समझ लो। साथ साथ रहते हैं सब लोग, साथ जैसे होते हैं ना, दोस्त दोस्त अपना पार्टी कर रहा है, सारे दोस्त एक साथ मिलकर के पार्टी कर रहे हैं ना, एक को लाभ हो जाएगा। जैसे किसी का घर है, घर एक किसी इंसान का है, एक दोस्त का घर है, बाकी चार दोस्त का घर नहीं है, तो चारों दोस्त आ जाएंगे, एक जो पहला रहेगा दोस्त के घर पे पार्टी करेंगे। तो जिसका घर है उसका कुछ गया नहीं, बस खाली उसको जगह दे दिया कि आओ अच्छा पार्टी कर लेंगे, और बाकी सारे लोग अपना बियर, अपना जो है ड्रिंक और जो है नान खटाई या चखना सब लेकर के साथ में आए हैं, सब मिल करके पार्टी कर रहे हैं। इसी तरीके से कमेंसलिज्म में भी यही होता है। इसका याद रखना, आर्किड प्लांट है, जो आर्किड का पौधा होता है वो दूसरे पौधों से सिर्फ सहारा लेता है, कहता है मुझे उग जाने दो, बाकी ना मैं तुमसे खाना लूंगा ना पानी लूंगा, मैं सारा इंतजाम अपना खुद कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म यानी परजीविता। ये क्या होते हैं कि ये जिसके ऊपर जाते हैं उसको चूस लेते हैं, उससे सारा का सारा फायदा ले लेते हैं और उसे मार देते हैं। तो यहाँ पर एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, प्लस और माइनस। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो अमर बेल का पौधा होता है, अमर बेल, है ना, अमर बेल के पौधे के बारे में मैंने आपको बताया था, अमर बेल के पौधे के बारे में। तो अमर बेल का पौधा जिस दूसरे पौधे पर जाएगा उससे उसका भोजन छीन लेगा, ठीक है, उससे पानी ले लेगा, धीरे 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 चूसता रहेगा, और अमर बेल को ताकत मिलती रहेगी, और वो जो दूसरा पौधा जिसके ऊपर ये अमर बेल गया है वो सूखते रहेगा और एक वक्त आएगा कि वो मर जाएगा। उसी तरीके से जो मच्छर और इंसान का अगर हम वो देखें, तो मच्छर क्या करता है, इंसान को चूस लेता है, मतलब कि डंक डाल करके उनका खून चूस लेता है। तो मच्छर को फायदा और इंसान को चोट लग जाती है, या कभी कभी मलेरिया हो जाता है, इंसान को घाटा हो जाता है ना। इसी तरीके से चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सारे के सारे अगर इंसान के अंदर या हमारे अंदर चले जाएंगे तो वो अपना भोजन हमारे अंदर बना लेंगे और हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, एकदम भगवान के पास भेज देंगे। तो ये क्या है, ये सारे के सारे परजीवी है। परजीवी यानी हम पर, दूसरों पर जिंदा रहते हैं और दूसरों को मार देते हैं, ठीक है, दूसरों को मार देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेफ्रोफाइटिज्म यानी मृतोपजीविता में, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे जीव जंतुओं को रखा जाता है जो मरे हुए चीजों को खा करके क्लीन करते हैं, मरे हुए चीजों को खा करके क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गिद्ध हो गया, गिद्ध गिद्ध क्या करता है, अगर कोई कोई भैंसा मर गया है, भैंसा मर गया है, तो उस मरे हुए भैंसों को खा करके एनवायरमेंट को क्लीन कर देगा। तो ये भैंसा तो मर चुका है, अब इसे फायदा लाभ कुछ होगा नहीं, है ना, मरे हुए को क्या ही फायदा लाभ। तो गिद्ध को तो मिल जाता है भोजन पॉजिटिव, और हमारा एनवायरमेंट जो हो जाता है वो क्लीन हो जाता है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव। अगर हम अपने रिस्पेक्ट से देखें तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन भैंसा मर चुका है तो उसे किसी भी चीज, चाहे नुकसान या फायदे से कुछ लेना देना है, ठीक है। तो हमारे रिस्पेक्ट से जो सेफरोफाइटिज्म होता है उनमें रिलेशन पॉजिटिव पॉजिटिव का ही हो जाएगा, क्योंकि वो खा करके चीजों को खत्म कर देते हैं, हमारे लिए फायदेमंद है, उन्हें भी उनका भोजन मिल जाता है, उन्हें भी उनका भोजन मिल जाता है। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके, यहीं पर कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलो, अब हम आगे देख लेते हैं अलग अलग जगह पर जो पौधे पैदा होते हैं उन्हें टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे
यहाँ पर मैं हेडिंग क्या डाल दूं, प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे अगर मैं कहूं कि जो रेगिस्तान यानी डेजर्ट, डेजर्ट में जो पौधे उगते हैं उन्हें टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक, ये याद रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, उन्हें ज़ेरोफाइटिक कहते हैं। जो खारे पानी में उगते हैं, जैसे समुद्र के किनारे हो गए हैं, समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं ना। तो खारे पानी में, सलाइन वाटर, खारे पानी में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइटिक, हेलोफाइटिक, हेलोफाइटिक। लेकिन जो साफ पानी में उगते हैं, वाटर, वाटर को हम कहते हैं हाइड्रा, तो हाइड्रोफाइटिक। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक। उसी तरीके से अगर बर्फीले क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में, जैसे कि जो फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन जहां पर बर्फ पड़ती है, जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, या नॉर्थ अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गए, तो बर्फीले क्षेत्र में जो पेड़ पौधे निकलते हैं उसे कहते हैं मेसोफाइटिक। क्या कहते हैं, मेसोफाइटिक, मेसोफाइटिक, मेसोफाइटिक। ठीक है, उसके बाद ऐसा जगह जहां पर बहुत आर्द्रता हो, जैसे गर्मी पड़ रही हो और समुद्र भी हो, तो गर्मी की वजह से समुद्र का पानी भाप बनता है और ऊपर उठता है, तो हवाओं में नमी छा जाती है। तो ह्यूमिड रीजन में, ह्यूमिड रीजन में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें हम कहते हैं हिग्रोफाइटिक, हिग्रोफाइटिक। क्योंकि नमी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाइग्रोफाइटिक या हिग्रोफाइटिक कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद अंतिम आता है, अगर पत्थर वत्थर पर आप देखते हो कि पत्थर पर, पहाड़ पर कुछ पेड़ पौधे निकल जाते हैं, रॉक्स पर अगर लिख दूं तो रॉक्स को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है लिथ। तो रॉक्स पर निकलने वाले पेड़ पौधों को हम कहते हैं लिथोफाइटिक, लिथोफाइटिक, लिथोफाइटिक। ठीक है, लिथोफाइटिक। तो आपको ये 6 जो टेक्निकल नाम है अलग अलग जगह पर उगने वाले पौधों को, ये याद रखने हैं। डेजर्ट में ज़ेरोफाइटिक, सलाइन वाटर में हेलोफाइटिक, स्वच्छ वाटर है, प्योर वाटर है तो हाइड्रोफाइटिक, रिजिड जोन है तो मेसोफाइटिक, ह्यूमिड है यानी कि नमी है तो हाइग्रोफाइटिक, और पत्थर वगैरह है तो लिथोफाइटिक, लिथोफाइटिक। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।